Hello everyone. So today's topic of discussion is nature of the revolt of 1857. तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 1857 की जो क्रांति थी या ये रिवॉल्ट हुआ था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उसमें किस तरह की स्टेजेस आई थी, कैसे वो कहाँ कहाँ पे हुआ था, कौन कौन से जो कि लोग इन्वॉल्व थे, लीडर्स कौन से थे, किन किन हिस्सों में हुआ था ये रिवॉल्ट, और साथ में हम लोगों ने ये भी देखा कि किस तरह से जो चीज़ें प्रोसीड की, मूव की, और अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको सम अप करें, समझें कि क्या इसका जो नेचर है, इसका फॉर्म किस तरह का है। तो आप देखेंगे कि बहुत ही जो डिफरिंग व्यूज़ हमें मिलते हैं। कई ब्रिटिश जो हिस्टोरियंस हैं वो इसे होली अनपेट्रियोटिक सेल्फिश सिपाही म्यूटनी बोलते हैं विद नो नेटिव लीडरशिप। तो जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं, क्योंकि इतिहासकार अलग अलग हमें वेस्टर्न जो हिस्टोरियंस हैं वो भी मिलते हैं, तो हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में स्टडी भी किया था तो किस तरह से कैम्ब्रिज स्कूल है, लिबरल हैं, और जो एक जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस हैं वो किस तरह से इसको व्यू करते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट करें तो सर जॉन सिले का ये व्यू पॉइंट है कि भाई ये तो एक ना अनपेट्रियोटिक और सेल्फिश सिपाही म्यूटिनी थी, और जिसमें कोई लीडरशिप नहीं था प्रॉपर, और प्रॉपर सपोर्ट नहीं था। हाउएवर दैट इज़ नॉट ए कंप्लीट पिक्चर, क्योंकि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, और जब तक हम सारे व्यूज़ को इकट्ठा यूपीएससी में मेंस एग्जामिनेशन में ये इवेंट में के ऊपर जो व्यूज़ हैं वो आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो पहला व्यू हमने देखा है जॉन सिले का, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो एक ना सेल्फिश सिपाही म्यूटिनी थी। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये क्लियर पिक्चर नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो डिसकंटेंट था सैनिकों का, वो सिर्फ एक कारण था इस डिस्टर्बेंस का। जो डॉक्टर के दत्ता है वो इस रिवॉल्ट को 1857 के रिवॉल्ट को बोल देते हैं कि इन द मेन अ मिलिट्री आउटब्रेक which was taken advantage by certain discontented princes and landlords whose interests had been affected by the new political order। तो वो एक इस तरह से बोल रहे हैं कि एक ये मिलिट्री आउटब्रेक था, और जिसमें से कि जो कोई डिससेटिस्फाइड प्रिंसेस थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने भी इस चीज़ का जिसमें एडवांटेज लिया, और जो कि जिनके इंटरेस्ट न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर जो ब्रिटिशर्स इस्टेब्लिश कर रहे थे, जिनके इंटरेस्ट हर्ट हो रहे थे, तो ये उनका एक विद्रोह था। तो हम देखते हैं कि जो ये लास्ट मेंशन फैक्टर है, गिव इट एन ऑरा ऑफ अ पॉपुलर अपराइजिंग इन सर्टन एरियाज। तो ये क्या देते हैं, यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या ये कहना चाह रहे हैं कि इसके अंदर एक नेवर ऑल इंडिया करेक्टर इसमें मिसिंग है इस विद्रोह में, बट वॉज लोकलाइज्ड। ये एक लोकलाइज्ड विद्रोह था, रिस्ट्रिक्टेड था, पुअरली ऑर्गेनाइज्ड था। तो फर्दर जो है दत्ता बोलते हैं कि ये जो मूवमेंट है, यहाँ पे कोहेजन, आपस में जो यूनिटी है, जो एक साथ में मिलके काम करने वाला जो फीलिंग है, कोहेजन है, वो हमें देखने को वो नहीं मिलती है। यूनिटी ऑफ पर्पस स्ट्रांग नहीं है, और अमंगस्ट वेरियस सेक्शन, क्योंकि अलग अलग सेक्शंस के लोग काम कर रहे हैं इसके अंदर। तो हम देखते हैं कि पीजेंट्री है, लोकल लोग भी हैं, फिर एक तरफ से जो डिससेटिस्फाइड प्रिंसेस भी हैं, और ताल्लुकदार भी, ज़मींदार भी हम देख रहे हैं बीच में, और इस तरह से हम विलेजर्स हैं, और हम देखते हैं कि डिफरेंट स्ट्रेटा, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इसके अंदर देखने को मिलता है, जिस वजह से ये कहना चाह रहे हैं कि एक मोटिव्स सबके अलग अलग थे। तो सिर्फ कहते हैं कि जो 20th सेंचुरी जब बिगिन हुई थी, 20th सेंचुरी का जब बिगिनिंग आया था, तो जो 1857 के विद्रोह को इंटरप्रेट किया गया था प्लैंड वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस की तरह बाय वीडी सावरकर, उनकी किताब जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में है। तो जो सावरकर थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला था। नाउ उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, वो कहते थे कि he said it was inspired by the lofty ideal of self rule by Indians through a nationalist upsurge। कहते कहीं ना कहीं जो इंडियंस थे उनके अंदर एक बहुत ही लॉफ्टी आइडियल, मतलब एक बहुत ही एलिवेटेड, बहुत आइडलिस्टिक एक व्यू था कि हम लोग सेल्फ रूल करेंगे, स्वराज लेकर आएंगे, और नेशनल अपराइजिंग क्रिएट करेंगे। तो हम देख रहे थे ना कि वहाँ पे जो लोग हैं इकट्ठा कर रहे हैं, सबको मोबिलाइज कर रहे हैं। बहादुर शाह जो हैं उनको जो सुल्तान घोषित कर दिया है। तो उसका मतलब यही है कि वो खदेड़ना चाह रहे हैं अंग्रेज़ों को यहाँ से, और सेल्फ रूल स्वराज लेकर आना चाह रहे हैं। तो डॉक्टर एस एन सेन ने अपनी जो बुक है 1857 में ये लिखा है कि ये जो रिवॉल्ट है ये एज अ फाइट फॉर रिलीजन स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमने वो कारतूस जो थे चर्बी वाले, उसकी हमने देखते हैं कि वो एक स्पार्क लेकर आता है इस पूरी विद्रोह में। मंगल पांडे का जो हमारा जो फर्स्ट इवेंट होता है, तो हम देखते हैं कि
जो कि एक रिलीजियसली इंस्पायर्ड था, लेकिन बट एंडिंग एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन बाद में ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तक को भी क्या करते हैं, बदल देते हैं। इतना अग्रेशन होता है लोगों के अंदर कि लोग दिल्ली जाकर बहादुर शाह है उनको घोषित कर देते हैं, अपना किंग घोषित कर देते हैं। तो आरसी मजूमदार हावर कंसिडर करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई नीदर ये फर्स्ट, वो आरसी मजूमदार कहते हैं कि ये तो ना ही ये पहला कोई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ना ही ये नेशनल है। एज लार्ज पार्ट ऑफ जो कंट्रीज थे इसमें अनफेक्टेड रहे थे, मैनी सेक्शंस ऑफ द पीपल जो थे इससे हिस्सा ही नहीं ले पाए थे। तो इसको हम कंप्लीटली एक नेशनलिस्ट जो वॉर एक इंडिपेंडेंस की वो नहीं कह सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी व्यूज़ हैं अलग अलग, और इन व्यूज़ के ऊपर ही आपको कई तरह के क्वेश्चंस जो बन के आ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सम मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस, ये आप ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि इसी तरह की जो शब्दावली का इस्तेमाल क्वेश्चन पेपर्स में मेंस एग्जामिनेशन में किया होता है, और वो इस तरह से ही पूछते हैं कि मार्क्सिस्ट विचारधारा के अनुसार क्या कहना चाह रहे हैं, और कॉलोनियल जो अप्रोच है वो क्या कहती है, जैसे जॉन सिले थे। तो 1857 का रिवॉल्ट कहना चाह रहे हैं कि द स्ट्रगल ऑफ द सोल्जर पीसेंट डेमोक्रेटिक कंबाइन अगेंस्ट फॉरेन एज वेल एज फ्यूडल बॉन्डेज। तो जहाँ पे भी मार्क्स का जिक्र आता है तो वहाँ पे वो दो कैटेगरीज हमेशा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं कि ये एक स्ट्रगल था सोल्जर्स का, सैनिकों का और लोकल लोगों का, डेमोक्रेटिक कंबाइन अगेंस्ट, वो किसके अगेंस्ट था, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट फॉरेन एज वेल एज फ्यूडल बॉन्डेज। तो जब फ्यूडल वर्ड की हम बात करते हैं, फ्यूडल सोसाइटी की हम बात करते हैं, फ्यूडल सोसाइटी एक रेसिप्रोकल रिश्ता होता है बिटवीन लॉर्ड, विसाल एंड फीफ्स के बीच में। तो ये मैं क्या इस तरह से आपको समझाना चाह रही हूँ कि जो फ्यूडल सोसाइटी होती है उसमें जो है एक ऐसा डिफरेंट क्लासेस रहती हैं, कोई टॉप पे होता है, कोई मिडिल में होता है, कोई उससे भी नीचे होता है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि अलग अलग क्लासेस होती हैं। जैसे हम देखते हैं कि हम सिंपली ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे ज़मींदार होते हैं और उनकी ज़मीन पे किराया, जो उनकी ज़मीन पे लोग रेंट देके जो किसान है खेती करते हैं, तो लैंड लॉर्ड्स एंड लैंड लेस लेबरर्स जिनको हम कह देते हैं। तो लैंड एक एक्सचेंज ऑफ इसमें रहता है कि आप सर्विस के बदले में आपको लैंड मिलेगी। इस तरह से भी जो सिस्टम है इसमें अलग अलग क्लासेस इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे लॉर्ड्स रहते हैं, क्लर्जीज रहते हैं, फिर टेनेंट्स होते हैं। तो इस तरह से कह रहे थे कि जो हम देखते हैं कि जो सैनिक हैं, जो सैनिक थे, लोकल लोग थे, पीजेंट्री थी, वो अगेंस्ट थी फॉरेन रूल के, एलियन रूल के, एज वेल एज फ्यूडल बॉन्डेज के। वो फ्यूडलिज्म से भी बहुत दुखी थे। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ब्रिटिशर्स से परेशान थे, वो यहाँ के जो जमींदार हो गए या मनी लैंडर्स होंगे जो ब्रिटिशर्स की सपोर्ट कर रहे थे या जिनके जो इंटरेस्ट फुलफिल किए जा रहे थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, ये जो इंडियंस थे वो उनके अगेंस्ट भी थे। तो देर आर सम इंडियंस हु वर अगेंस्ट इंडियंस देमसेल्व्स। तो यहाँ पे जो ये फ्यूडल बॉन्डेज की जब हम बात करते हैं तो फ्यूडल बॉन्डेज इंडिया की ही थी। जमींदार यहाँ के जो मनी लेंडर हैं तो वो लोग भी एक तरह से ब्रिटिशर्स की एक्सटेंशन की तरह देखे जाते थे। हाउएवर दिस व्यू कैन बी क्वेश्चनड इन द लाइट ऑफ द फैक्ट दैट लीडर्स, और ये भी कहते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो लीडर्स थे इसके अंदर, तो जैसे हम देखते प्रिंसेस थे, ज़मींदार भी थे, और नॉर्मली जो लीडर्स थे वो काफ़ी वो लोग जैसे नाना साहिब हो गए और अलग अलग तरह के जो लीडर्स थे, तो हम देखते हैं कि उनकी अगर बैकग्राउंड चेक करेंगे तो वो भी फ्यूडल बैकग्राउंड के ही थे, वो भी इस बैकग्राउंड के ही पार्ट थे। तो फ्यूडल जो सिस्टम है इसी के पार्ट थे। तो फ्यूडल सिस्टम से ही वो आए थे, और जो लोग थे, और क्योंकि और इस तरह से कह सकते हैं कि ये बेसिकली यहाँ पे जो लोगों के इंटरेस्ट से थे वो बहुत ज़्यादा क्लैश हो रहे थे कहीं ना कहीं, तो वो भी एक फैक्टर बीच में है। तो आपको जब भी इस 1857 के रिवॉल्ट के बारे में समझना है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी क्लासेस इन्वॉल्व थी, कौन कौन से एरियाज़ में ये हो रहा था और उनके इश्यूज़ क्या थे, मुद्दे क्या थे, तो ही आप इसकी नेचर, इस इवेंट के जो नेचर को समझ पाएंगे। जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो कहते हैं कि 1857 का जो विद्रोह है एसेंशियली फ्यूडल अपराइजिंग थी, दो देयर वर सम नेशनलिस्ट एलिमेंट्स इन इट। और अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वो ये भी लिखते हैं कि इसके अंदर ऐसी बात नहीं है, इसके अंदर नेशनलिस्ट एलिमेंट्स भी थे। एम.एन. रॉय लिखते हैं कि एम.एन. रॉय फेल्ट दैट द रिवॉल्ट वाज द लास्ट डिच स्टैंड ऑफ फ्यूडलिज्म अगेंस्ट कमर्शियल कैपिटलिज्म।
तो अब जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में कमर्शलिज्म और ये सब कुछ जो कैपिटलिस्ट विचारधारा है ये इसको लेकर आए थे। वो व्यापार को ग्रो करना चाहते थे और इसी तरह से जो इंडियन ट्रेडर्स की भी क्लास उनसे वो भी उनके साथ काम कर रहे थे, तो भारतीय व्यापारी भी थे। तो कहते हैं कि जो ये एक विद्रोह है इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि एक लास्ट डिच स्टैंड था। डिच स्टैंड होता है एक लास्ट एफर्ट करना किसी चीज़ के अगेंस्ट, किसी चीज़ को सुधारने के लिए एक लास्ट एफर्ट करना। तो कहते हैं कहीं ना कहीं जो ये विद्रोह उठा था, फ्यूडलिज्म से लोग दुखी थे, डिफरेंट जो क्लासेस खड़ी हो गई थी उनके ऊपर। और जैसे ज़मींदार है, ज़मींदारों के अंडर वो जो किराए पे जो टेनेंट्स काम कर रहे हैं, किसान जो है काम कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ के भी तो अगेंस्ट थे। तो इस तरह से ये एक तरह से विद्रोह जो था वो फ्यूडलिज्म को सुधारने का भी था, अगेंस्ट कमर्शियल कैपिटलिज्म कि कैपिटलिज्म के अगेंस्ट ये एक तरीका था कि किस तरह से इस फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी को इम्प्रूव किया जा सके। आरपी दत्त ऑल्सो एक सिग्निफिकेंस देखते हैं कि ये एक रिवॉल्ट पीजेंट्री का था अगेंस्ट फॉरेन डोमिनेशन। तो अभी तक आप यही देखेंगे कि यहाँ के जो बिल्कुल नेटिव लोग हैं, जो लोग बिल्कुल मेहनत करके खाते हैं और काम करते हैं, अलग अलग ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं, वो अगेंस्ट थे फॉरेन डोमिनेशन के। और इसमें फ्यूडलिस्टिक विचारधारा को भी उन्होंने ये दिखाया है कि वो उसके अगेंस्ट भी थे। तो एज ही एक्नॉलेज्ड इज टू बी अ डिफेंस ऑफ द ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर। तो एक तरह से ये डिफेंस था कि हम ये जो ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर आ रहा है, क्योंकि देखिए कहीं जगह पे ना जो रेट्स थे, जो रेवेन्यू था, कर थे, वो बहुत बढ़ाए जा चुके थे। और वो बढ़ाने वाले ब्रिटिशर्स ही थे चाहे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने वाले इंडियंस ही थे। तो इसलिए जो आम लोग हैं, कई लोगों से उनकी जो एसेट्स हैं, उनकी जो एस्टेट है वो छीनी जा रही थी। तो लोग परेशान हो रहे थे, उनकी लाइफ में जो उन्होंने कमाया था वो सारा ख़त्म हो रहा था। और अगर कुछ वो मेहनत कर भी रहे थे तो उसके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट जो मनी है वो उनको पे करना पड़ा था अपने से ऊपर एक क्लास को, जिस इसी पूरे ऑर्डर को ही हम फ्यूडल सिस्टम कहते हैं। अब जो रिवॉल्ट है 1857 का, कहते हैं इसको बहुत आसान नहीं है कैटेगराइज करना, लेकिन इसको हम इन व्यूज़ को हम डिसमिस नहीं कर सकते, सच एज दोज ऑफ एलिया रीज, जिन्होंने बोला एलिया रीज कुछ ऐसे व्यूज़ हैं, जैसे कुछ ऐसे व्यूज़ हैं जिनको आप इजीली डिसमिस कर सकते हैं। जैसे कि एलिया रीज लिखते हैं कि ये एक फेनेटिक रिलीजियसनिस्ट थे अगेंस्ट क्रिश्चियंस के, उन्होंने वॉर छेड़ी थी। एक मतलब एक संघ की जो हैं धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनको अपने वो लोग उन लोगों को ने क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट ये जो है रिवॉल्ट, ये विद्रोह छेड़ा था। टी.आर. होम्स लिखते हैं कि हु सॉ इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म। तो वो कहते हैं कि ये एक ऐसा विद्रोह है जो कि एक बार्बरिज्म इज़ अ वाइल्ड सोसाइटी, कि भी सिविलाइज्ड सोसाइटी एंड सिविलाइज्ड की ब्रिटिशर्स बहुत सिविलाइज्ड हैं, और जो बार्बरिक सोसाइटी है, जो इंडियंस हैं वो अनसिविल हैं, वो बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड नहीं हैं। तो ये उनके बीच की एक कॉन्फ्लिक्ट को दिखा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे व्यूज़ हैं जिनको कहते हैं कि आप इजीली जिनको इजीली आप डिसमिस कर सकते हैं। वन कैन नॉट क्वाइट गो सो फार टू एक्सेप्ट इट एज अ, और हम इतना दूर भी नहीं जा सकते कि हम इसको बोलें कि ये एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। हाँ, ज़रूर ये कह सकते हैं कि इट हैड सीड्स ऑफ नेशनलिज्म, इसके अंदर बीज ज़रूर थे नेशनलिज्म के, क्योंकि लोग इकट्ठे हो रहे थे, लोग अपना थिंकिंग को एक्शन में कन्वर्ट कर रहे थे और एंटी इम्पीरियलिस्ट जो थे हो रहे थे लोग। बट द कंसेप्ट ऑफ कॉमन नेशनलिटी एंड नेशनहुड वाज नॉट इनहेरेंट टू द। लेकिन अगर हम बात करें नेशनलिटी की, देखो अगर आपको याद होगा तो जब हमने ये विद्रोह पढ़ा है उसमें एक चीज़ लिखी थी कि काफ़ी ज़्यादा जो रूलर्स थे इंडिया के, है ना, कश्मीर के और अलग अलग प्रांत के जो रूलर्स थे, उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। सिख रूलर्स ने नहीं किया था पार्टिसिपेट। तो हम देखते हैं कि कुछ रूलर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर एक जो एजुकेटेड इंडियन क्लास थी वो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि उनको क्या लग रहा था, अब देखो आप यहीं से कनेक्ट करोगे, एजुकेटेड जो इंडियन क्लास है वो शुरू में क्या करती है, एक्सेप्ट नहीं करती। वो बोलती है कि नहीं, जो ब्रिटिशर्स हैं वो मॉडर्निटी, एक जो नयापन है वो इंडियन सोसाइटी में लेकर आएगी। तो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो जब वो एक एजुकेटेड इंडियन क्लास पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, काफ़ी सारे एरियाज जो कि अनअफेक्टेड रह गए, काफ़ी सारा पॉपुलेशन है जो इन्वॉल्व नहीं है। और हम देखते हैं कि अगर
हम बहुत ज़्यादा अगर हम देखेंगे इसमें कि कुछ जो लोग हैं मिसिंग रूलर्स हैं वो साथ नहीं दे रहे, तो अगर इतना सारा तबका अगर रिवॉल्ट में था ही नहीं तो हम इसको एकदम से जो है एक नेशनैलिटी या नेशनहुड का नाम नहीं दे सकते कि इतना ज़्यादा इनहेरेंट नहीं था। ज़रूर उसमें बीज ज़रूर थे नेशनलिज्म के। सो इट इज़ डाउटफुल if the separate communities that participated in the revolt did so because they felt a common nationhood। तो कहते हैं हमें इस पर डाउट है कि हम ये कहें कि अलग अलग सांप्रदाय, अलग अलग जो समुदाय से जुड़े हुए लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया क्योंकि उनका एक कॉमन मकसद था। तो ये चीज़ें, ये कॉमन मकसद वाला जो पॉइंट है अभी इतना क्लियर नहीं होता है हमें जब हम ये पूरा स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ते हैं। फर्दर मोर व्हाट ऑफ द साउदर्न सेक्शन, जो सदर्न सेक्शन था वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द रिवॉल्ट, और वो तो रिवॉल्ट का पार्ट ही नहीं था। ईच ऑफ द लीडर्स हैड अ पर्सनल, और हर कोई लीडर, जैसे रानी झांसी हैं वो इसलिए लड़ रही हैं क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनके बेटे को उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया, उसको गद्दी पे नहीं बिठाया, है ना। और जो नाना साहिब हैं वो इसलिए लड़ रहे हैं कि भी ये उनको एलियन रूल चाहिए ही नहीं, वो खुद को पेशवा घोषित कर रहे हैं। तो इस तरह से जो लीडर्स हैं, और अलग अलग जगह पे हम देखते हैं कोई किसान लड़ रहा है, कोई लीडर है लोगों का, और कोई जैसे मुस्लिम्स लड़ रहे हैं, तो दे हैव डिफरेंट मोटिव्स। और कईयों को लग रहा है कि हमारे धर्म से छेड़छाड़ की जा रही है। तो इस तरह से अलग अलग मोटिव्स हमें क्लियरली विजिबल होते हैं इसमें। तो ईच ऑफ द लीडर्स के जो कॉजेज हैं वो अलग अलग थे लड़ने के। और डॉक्टर सैन बोलते हैं कि नेशनल रेवोल्यूशंस आर मोस्टली द वर्क ऑफ अ माइनॉरिटी। जब भी नेशनल रेवोल्यूशंस आती हैं तो वो हमेशा उसमें माइनॉरिटी का काम होता है, विद और विदाउट द एक्टिव सपोर्ट ऑफ द मासेस। फ्रॉम दैट व्यू पॉइंट 1857 रिबेलियन कैन क्लेम अ नेशनल कैरेक्टर। अब ये यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू जो है डॉक्टर सेन का है, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जिसको आप समझेंगे। वो कह रहे हैं कि जो हमेशा जो नेशनल रेवोल्यूशन है, जो तंग है इंसान, जिसको कोई कमियां हैं, वही क्या करेगा, माइनॉरिटी में है या जो लोग जिनको जो डिससेटिस्फाइड हैं, तो कहते हैं हमेशा जो एक नेशनल क्रांति है वही लेकर आते हैं, चाहे उसके अंदर सारे मासेस का सपोर्ट हो चाहे ना हो। तो इस व्यू पॉइंट से वो कह रहे हैं कि हम 1857 रिबेलियन को एक नेशनल कैरेक्टर का क्लेम कर सकते हैं। तो वन में से हम ये कह सकते हैं कि जो रिवॉल्ट था 1857 का, वो फर्स्ट ग्रेट स्ट्रगल था इंडियंस का टू थ्रो ऑफ ब्रिटिश रूल। इवन दिस व्यू हैज़ बीन क्वेश्चन बाय सम हिस्टोरियन। इस व्यू को भी कईयों ने क्वेश्चन किया है, हु फील कि some of the other earlier uprisings had been equally serious efforts at throwing off the foreign yoke. Yoke is power, कि जो फॉरेन पावर को उखाड़ फेंकने के लिए बहुत पहले भी अपराइजिंग्स हुई हैं, बट हैव नॉट गॉट द सेम काइंड ऑफ अटेंशन। लेकिन उनको इतनी अटेंशन सेम नहीं मिली है। हाउएवर जो S.B. चौधरी है वो लिखते हैं कि जो रिवॉल्ट था was the first combined attempt of many classes of people to challenge a foreign power. This is the real if remote approach to the freedom movement of India। ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि this is a real if remote approach to the freedom movement of India of a later age। तो ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली, अगर हम पूरा समअप करें, कंक्लूड करें इसको, तो कंक्लूजन में वो यही कहना चाह रहे हैं कि ये इसमें जो 1857 की क्रांति थी, इसके अंदर एक लोगों का इकट्ठा होना और एक कंबाइंड एफर्ट था अलग अलग क्लासेस का, जो एटलीस्ट एक जो कॉमन फॉरेन पावर है उससे वो परेशान थे, उसको चैलेंज कर रहे थे, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर सीड्स ऑफ नेशनलिज्म, जो बीज हैं नेशनल स्ट्रगल के, वो तो थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो दिस इज़ रियल, ये रियल था। अगर रिमोट भी था, लेकिन जो ये अप्रोच थी फ्रीडम मूवमेंट की, ये इसको शेप अप करेगा। जो बाद में एक नेशनल स्ट्रगल बनता है, ये उसको शेप अप करने के लिए एक पहले से एक सांचा टाइप एक था। तो हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए थे, इसके बाद हुआ क्या था। इतने विद्रोह के बाद ब्रिटिशर्स ने कैसे अपनी पॉलिसीज़ को चेंज किया। तो कहते हैं इस विद्रोह के बाद एक टर्निंग पॉइंट आ गया था इतिहास में, जिसके फार रीचिंग चेंजेस थे जो ब्रिटिशर्स की एडमिनिस्ट्रेशन में और पॉलिसीज़ में। हम देखते हैं कि इवन बिफोर द रिवॉल्ट कुड बी सप्रेस्ड फुली, इवन उससे पहले कि इसको सप्रेस किया जाता फुली, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया गया था फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो एक्ट में डिक्लेयर किया गया था क्वीन विक्टोरिया एज द सोवरीन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, के जो पहले कंपनी रूल कर रही थी, कि अब क्या है डायरेक्टली वहीं से रूल होगा, और जो क्वीन विक्टोरिया है वही एक सोवरीन है, वही एकमात्र सत्ता उनके हाथ में है ब्रिटिश इंडिया की।
तो एंड प्रोवाइडेड फॉर द, और उन्होंने कहा कि हम वहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट अपॉइंट करेंगे जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा, और डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री ब्रिटिश क्राउन की, एंड कंपनी रूल वॉज एबॉलिश्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंपनी का रूल यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया था और ब्रिटिश क्राउन यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन को शुरू हो जाता है। और इसमें अभी दबाया नहीं है, रिवॉल्ट अभी चल ही रहा है। तो एग्जाम्पशंस थी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो ग्रेट ब्रिटेन, उसको ये इस चीज़ को सबको लॉर्ड कैनिंग है वो अनाउंस करते हैं इलाहाबाद के दरबार में, क्वीन का प्रोक्लेमेशन, क्वीन का जो आदेश है वो पढ़ते हैं नवंबर 1 1858 में। इट वाज बाय दिस प्रोक्लेमेशन दैट गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल थे उसको एक एडिशनल टाइटल मिल गया था वायसराय का। तो मैनी ऑफ द प्रोमिसेस मेड इन दैट प्रोक्लेमेशन appeared to be of a positive nature to the Indians। तो इंडियंस को बेहतर एक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करने वाला इसके अंदर प्रोक्लेमेशन था। एज पर द क्वींस प्रोक्लेमेशन जो इरा था अनेक्सेशन का और एक्सपेंशन का हैड एंडेड। तो इसके हिसाब से जो इरा था, कहते कि एक्सपैंड करने का और नेक्स्ट करने का, वो खत्म हो गया। और ब्रिटिशर्स प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो जो यहाँ के जो नेटिव प्रिंसेस हैं, लोकल प्रिंसेस हैं, उनके राइट्स को और उनकी डिग्निटी को ब्रिटिश क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रैटेजी आपको देखने को मिलेगी कि अब उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की यहाँ पे, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर इतना ज़्यादा विद्रोह होगा तो हम शायद यहाँ से उखड़ ही जाएंगे। तो उनको लगा कि भाई इतना इजी नहीं है यहाँ पे रूल करना, तो वो अब थोड़ा सा बाइज्ड, जिसको हम कहते हैं एक बहुत ही झुकाव वाली पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट कर ली थी यहाँ पे, कॉन्सिलिएटरी पॉलिसी। तो हम देखते पीपल ऑफ इंडिया वर प्रॉमिस्ड फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उनको बोला गया कि भाई आप अपना रिलीजन अपने जो जैसे भी आपने अडॉप्ट करना है, जैसे भी आपने फॉलो करना आप फॉलो कीजिए विदाउट इंटरफेरेंस नहीं होगी ब्रिटिश ऑफिशियल्स की। जो प्रोक्लेमेशन है ये भी प्रॉमिस कर रही थी इक्वल एंड इम्पार्शियल प्रोटेक्शन अंडर लॉ टू ऑल द इंडियंस। सारे भारतीयों को इक्वल और इम्पार्शियल प्रोटेक्शन मिलेगी। बिसाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन गवर्नमेंट सर्विसेज भी मिलेगी, और जिसमें कि हम रेस और क्रीड किसी तरह का भी भेदभाव हम नहीं करेंगे रेस और क्रीड के आधार पे। और ये भी प्रॉमिस किया गया था कि जो ओल्ड इंडियन राइट्स हैं, कस्टम्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उसको पूरा ध्यान में रखा जाएगा जब हम फ्रेम करेंगे कुछ नए कानून के बारे में। तो ये चेंजेस जो थे ब्रिटिशर्स दे वर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट कि हम बहुत अच्छे से अब आपके ऊपर एडमिनिस्टर करेंगे बाय कीपिंग इन व्यू इन योर कंसर्न्स। सो जो आर्मी थी जो कि इस पूरा विद्रोह की जो फोर फ्रंट रही है उसको दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया था ब्रिटिशर्स ने, और ब्रिटिश पॉलिसी केम टू बी डोमिनेटेड बाय द आइडिया ऑफ डिवीजन एंड काउंटर पॉइस। तो अब क्या हो गया था इसके अंदर, अब एक बैलेंस करने की कोशिश जो है ब्रिटिशर्स करेंगे यहाँ पे। वो सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी आर्मी को रीऑर्गेनाइज करेंगे, डिवाइड करेंगे और काउंटर पॉइस करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अब क्या है, वो डिपेंड नहीं कर पा रहे थे इंडियंस की लॉयल्टी में। देखिए वो ऊपर से तो कह रहे थे कागज़ में कि भाई हम आपकी फीलिंग्स की, आपकी डिग्निटी का ध्यान रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अब इंडियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा सस्पिशन, डाउट होना शुरू हो गया था। सो द नंबर ऑफ सोल्जर्स, जो बहुत सारे इंडियन सैनिक थे, उनको घटा दिया गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को डर था कि ये कहीं दोबारा से ये विद्रोह ना करें। और जो यूरोपियन सोल्जर्स थे उनका नंबर बढ़ा दिया गया था। तो जो कंसेप्ट था डिवाइड एंड रूल्ड का वो इसमें अडॉप्ट किया गया था, जिसमें अलग सेपरेट यूनिट्स बीइंग क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कम्युनिटी एंड रिलीजन। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि रिक्रूट करने के टाइम पे हम कोई नहीं देखेंगे, रिक्रूट तो ज़रूर करेंगे भारतीयों को, लेकिन जब वो इम्प्लीमेंट करने पे आ रहे थे, जब वो अपनी चेंजेस कर रहे थे, तो वो यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे थे एक पॉलिसी जिसमें उन्होंने सेपरेट यूनिट्स यूज़ करने शुरू कर दिए थे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कम्युनिटी एंड रीजन। तो रिक्रूट किन को किया जाता था, मार्शल रेसेस, जो बहुत ही करेजियस रेसेस होती थी, जैसे पंजाब की, नेपाल की और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर की, जो कि लॉयल प्रूव हुए थे ब्रिटिशर्स के ड्यूरिंग रिवॉल्ट, उन्हीं को ही अब वो दोबारा रिक्रूट करेंगे अपनी आर्मी में, किया उन्होंने। और एफर्ट किया गया था कि आर्मी को अलग रखा जाए सिविलियन पॉपुलेशन से, ठीक है। जो आर्मी अमलगमेशन स्कीम थी 1861 की, उसने जो कंपनीज के यूरोपियन ट्रूप थे उनको इस स्कीम के अंडर दे मूव्ड द कंपनीज यूरोपियन ट्रूप टू द सर्विसेज ऑफ द क्राउन। तो डायरेक्टली उसको जो क्राउन की सर्विसेज में उसको मूव कर दिया था। जो यूरोपियन ट्रूप्स थे इंडिया में वर कॉन्स्टेंटली रीवैम्प्ड, तो रीशेप, रीन्यू कर रहे थे अपने ट्रूप्स को इंडिया में जितनी बार भी वो इंग्लैंड जाते थे। और इसको लिंक्ड बटालियन स्कीम भी बोला जाता था।
तो आप देखेंगे कि यूरोपियन ट्रूप्स थे इंडिया में, उनको कॉन्स्टेंटली रीन्यू किया जा रहा था और उनको विजिट करवाया भी जाता था इंग्लैंड में। तो ऑल जो इंडियन आर्टिलरी यूनिट्स थे, आर्टिलरी बेसिकली हैवी गन्स होते हैं जिनको हम व्हील पे लेकर जाते हैं, तो ये युद्ध में यूज़ की जाती हैं। बहुत बड़ी बड़ी गन्स होती हैं जिनको व्हील्स के ऊपर, पहियों के ऊपर लेकर जाया जाता है। तो उनको क्या किया गया था, कुछ माउंटेन बैटरीज कुछ जो थी ना इस तरह की गन्स, उसको छोड़ के मोस्टली जो इंडियन आर्टिलरी थी उसको डीफंक्ट कर दिया गया था, मतलब उसको डिसफंक्शन कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। ऑल हायर पोस्ट ऑफ जो आर्मी थी वो सिर्फ यूरोपियंस को ही रिजर्व किया गया था। वहाँ पे हाई पोजीशंस पे जहाँ पे आर्टिलरी डिपार्टमेंट है वहाँ पे इंडियंस को नहीं अलाउ किया गया था टिल द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के पहले डेकेड तक जो कोई भी जो इंडियन था उसको फिट नहीं मानते थे टू डिजर्व द किंग्स कमीशन, एंड अ न्यू इंग्लिश रिक्रूट वाज कंसिडर्ड सुपीरियर टू एन इंडियन ऑफिसर। हमेशा एक इंग्लिश जो रिक्रूट है उसको सुपीरियर माना जाता था एक इंडियन ऑफिसर से, जो कि वायसराय की कमीशन लेगा। तो वो बोल तो रहे थे कि हम आपको पूरा चांस देंगे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहे थे। स्टिल सारे जो होल्ड्स हैं वो अपने हाथ में ले रहे थे। तो अर्लियर जो रिफॉर्मिस्ट जील थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि जो ब्रिटिशर्स के अंदर पहले था ना कि हम सुधारीकरण करेंगे, बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट थे, विक्टोरियन लिबरलिज्म था वो इवेपोरेट हो गया था, वो छूमंतर हो गया था, उड़ गया था। और कई जो लिबरल्स थे ब्रिटेन के, उनको लगता था कि इंडियंस वर बियॉन्ड रिफॉर्म, उनको सुधारा नहीं जा सकता। तो ये अप्रोच क्या थी, ये बड़ा ध्यान से सुनना है आपने। दिस न्यू अप्रोच, इसको कहा जाता था कंजर्वेटिव ब्रांड ऑफ लिबरलिज्म, एज इट वाज कॉल्ड बाय थॉमस मेटकाफ, जिसका जो कि सॉलिड सपोर्ट था, जिसमें कंजर्वेटिव और एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस को ऊपर रखा जाता था, एस्पाउस किया जाता था उनको, जो कि देखो कंजर्वेटिव जो बहुत लॉयल हैं ब्रिटिशर्स के साथ, एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस, हाई क्लासेस इंग्लैंड की, उनको एस्पाउस किया गया था, उनको सपोर्ट किया गया था कंप्लीट नॉन इंटरफेरेंस इन ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी की। भाई अब आप इनके साथ कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इनके इंटरफेयर आप बिल्कुल नहीं करेंगे। तो एक जो इरा था रिफॉर्म्स का वो केम टू एन एंड, कि जो वो चेंजेस लेकर आ रहे थे एक के बाद एक, कि टैक्सेशन ऐसे कर दो, और जो है आपकी जो प्रथाएं, आपके जो वो सब चीज़ें एकदम से जो कल्चर में इंटरफेरेंस कर रहे थे, वो एक थोड़ी देर के लिए उन्होंने उसको इट केम टू एन एंड, उसको ख़त्म कर दिया था। कंजर्वेटिव रिएक्शन इन इंग्लैंड मेड द इंग्लिश ब्रिटेन एम्पायर इन इंडिया मोर ऑटोक्रेटिक। तो मोर ऑटोक्रेटिक हो गया था, सिंगल हैंड ऐसी, यानी कि क्वीन विक्टोरिया के हैंड में सारा एम्पायर जो है प्रॉपरली आ गया था। सो इसमें इस वजह से क्या हो रहा था, जो मोस्ट ऑफ द एजुकेटेड इंडियन क्लासेस थी उनको पावर नहीं मिल रही थी। अब क्या होगा कि उन्होंने पहले सोचा था इंडियंस ने, कि एजुकेटेड इंडियंस ने सोचा था कि ये हमें सपोर्ट करेंगे, ये मॉडर्निटी लेकर आएंगे, नया भारत लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो डिनाई कर रहे थे, इनकी एस्पिरेशंस का ध्यान नहीं रखा जा रहा था। ठीक है, और अगर उनका ध्यान नहीं रखा गया इंडियंस का, एजुकेटेड इंडियंस का, तो हुआ क्या कि अब क्या होता है, यही जो एजुकेटेड इंडियन है ये बाद में क्या करेंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, और फ्रस्ट्रेशन होने के बाद ये राइज करेंगे मॉडर्न नेशनलिज्म को वेरी सून। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो नहीं इनकी फ्रस्ट्रेशन को समझ पा रहे थे, एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास को, और फाइनली यही क्लास क्या करती है, मॉडर्न नेशनलिज्म को जन्म देती है। द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड, कई भाई बहुत बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो ये क्योंकि ये देखिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि जो भी सबसे पहला जो स्ट्रगल था वो तो एजुकेटेड क्लास ने शुरू किया था, नेशनल स्ट्रगल था। ठीक है, तो इसका देखो आंसर ये है कि अगर आपने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है तो उसमें हमने 100 साल पहले का ये बताया 1757 से, कि 100 ईयर्स पहले ट्राइबल, पीजेंट, सिविल और सिपॉय म्यूटनीज हुई थी। वो सारी डिटेल्स प्रीवियस चैप्टर में है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अभी जो एजुकेटेड इंडियन क्लास ही, मिडिल क्लास ही है, यही इसी ने ही सारा जो सबसे पहले स्ट्रगल स्टार्ट किया था, नहीं, ये गलत है। इसके बीच का जो हमने पहले सारा स्ट्रगल पढ़ा है, आप उसको हमेशा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एक कॉमन नोशन है कि हमेशा जब भी इतिहास की बात आती है तो सबको लगता है कि भाई जो एजुकेटेड इंडियंस थे, मॉडर्न इंडियंस थे, उन्होंने ही जो है नेशनल स्ट्रगल स्टार्ट किया था, जो कि ये एक चीज़ गलत है, क्योंकि आप डिनाई कर देंगे फिर एक बीच का 100 साल का पीरियड जिसमें जो नेटिव थे, पीजेंट्री थी, बिल्कुल रूरल लोग थे, लोकल लोगों थे, जिन्होंने, और ट्राइबल ग्रुप्स थे, और जो सिपाही थे, है ना, इन लोगों ने जो अपराइजिंग की थी उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इट वॉज अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। तो इस तरह से ये दे कम सेकेंड,
दिस मिडिल क्लास एजुकेटेड जो क्लास थी, ये सेकंड टाइम नंबर पे आते हैं कि इन्होंने 1857 के बाद से देखो ना, इनको डिससेटिस्फेक्शन हो रही है कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ क्या कर रहे हैं, तो अब ये फ्रस्ट्रेट होंगे और फिर उन्होंने नेशनल स्ट्रगल किया था। तो जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, वो स्टार्टेड इन अर्नेस्ट आफ्टर रिवॉल्ट के बाद में बहुत अच्छे से तेजी से स्टार्ट हो गई थी। ब्रिटिश यूज करते थे एक क्लास कम्युनिटी को दूसरे के खिलाफ अनस्क्रूपलसली, डिसऑनेस्टी से, मतलब डिवाइड एंड रूल, इनको बांटो और इनके ऊपर राज करो। तो सोशली देयर वाज इररेमेडिएबल डिटोरेशन। तो कोई इसका, हमें उस टाइम पे हम देखते हैं कि इस चीज़ का कोई हल नहीं निकल पा रहा था और डिटोरेट बहुत हो रही थी जो सोसाइटी। वाइल जो ब्रिटिशर्स थे वो टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट उनका खत्म हो चुका था, पीरियड ऑफ सिस्टमैटिक इकोनॉमिक लूट बाय द ब्रिटिश बिगेन। तो जो एक वो हमने शुरू में पढ़ा था ना कि कंपनी आती है, जहांगीर के दरबार में गए, और शुरू से हम पढ़ रहे हैं चैप्टर्स, तो उसमें जो कंपनी ने धीरे धीरे पहले अपने किलेबंदी की, फिर लोकल जो एरियाज टेरिटरीज को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, फिर वो बाद में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में बिल्कुल आगे एंटर कर गए। अब वो जो इरा था वो ख़त्म हो गया, वो जो टेरिटरीज जीत रहे हैं उसको ख़त्म हो गया, और एक सेकंड इरा जो है वो शुरू हो गया इकोनॉमिक लूट का। द इंडियन इकोनॉमी वॉज फुली एक्सप्लॉइटेड विदाउट फियर। बिना डर के इस इरा में 1857 के बाद से जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है भारत की, उसको लूटा गया था इन अकॉर्डेंस विद क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 की क्वींस प्रोक्लेमेशन के अनुसार जो इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट है 1661 का, उसको पास किया गया, and which was to give an impression that under the queen all were equal irrespective of race or creed। उसमें लिखा था कि भाई क्वीन के सामने सब बराबर है, लेकिन इन रियलिटी डिटेल्ड रूल्स बनाए जाते थे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए, हैड द इफेक्ट ऑफ कीपिंग द हायर सर्विसेज द क्लोज प्रिजर्व टू द कॉलोनाइजर्स। और ये ध्यान में रखा जाता था कि जो हाई पोजीशंस हैं वो इंडियंस के हाथ में ना जाएं। तो इसमें आप देखेंगे भेदभाव किया जाता था। तो इस इरा में हम देखते हैं रेशियल हेट्रेड, शक इंडियंस पे, और ये एक वर्स्ट लेगेसी थी रिवॉल्ट की। रिवॉल्ट के बाद में जो लेगेसी, जो हमें प्रॉपर्टी मिली थी इस रिवॉल्ट के बाद में, वो ये थी कि नस्ली नफरत और शक ये इंडियंस पे ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था इसके बाद में। और यहाँ पे जिक्र है कि जो ब्रिटिश जो न्यूज़पेपर्स थे, जर्नल्स थे ब्रिटिश के, तो वो वहाँ पे इंडियंस को सब ह्यूमन क्रिएचर्स दिखाते थे। सब ह्यूमन क्रिएचर्स मतलब लो लेवल लोअर ऑर्डर के क्रिएचर्स बोलते थे उनको। और ये भी कहा जाता था कि ये दे हु कुड बी केप्ट इन चेक, इनके ऊपर किसी सुपीरियर फोर्स का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्रोपोनेंट्स थे जो इम्पीरियलिज्म की इंडिया को, वो जो प्रमोट करते थे इस चीज़ को कि ब्रिटिश रूल जो इंडिया में जस्टिफाई करते थे इस चीज़ को, वो इंडियंस को अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट बताते थे कि इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, एंड सब्जेक्टेड देम टू इंसल्ट एंड कंटेम्प्ट। और बहुत इंसल्ट की जाती थी, और कंटेम्प्ट मीन्स बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट और डिसलाइक इंडियंस को किया जा रहा था उस टाइम पे। तो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर था इंडियन गवर्नमेंट का, उसको रीमॉडल कर दिया गया था बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ अ मास्टर रेस। ओवरऑल क्या है, जो ब्रिटिशर्स हैं वो महान हैं और वो आके सुधार रहे हैं एक बारबेरिक सोसाइटी को, जिसके ऊपर जिनको क्योंकि वो विद्रोह कर रहे हैं, तो विद्रोह क्यों कर रहे हैं उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया था ब्रिटिशर्स ने, कि क्यों विद्रोह कर रहे हैं, कि आप अचानक से आके उनके ऊपर रूल कर रहे हैं, उनकी सोसाइटी, रिलीजन, इकोनॉमी, कल्चर, एवरी साइकोलॉजिकल हर पार्ट को जो ब्रिटिशर्स ने एकदम से ऑल्टर करने की कोशिश कर दी थी, और जिस सब चीज़ों को इंडियंस नहीं जो है हैंडल कर पाए थे। और फाइनली ये आउटब्रेक्स देख रहे हैं 200 ईयर से चलने लग गया था। 1757 से शुरू हो जाता है और उसके बाद में फाइनली एकदम से क्रांति 1857 की आती है, जिसमें वो कहते हैं कि भाई हम इनके अंडर रूल कर ही नहीं सकते, हम इनके अंदर हम काम करेंगे ही नहीं, इंडियंस ये ऐसा कहने लग गए। तो एंड में आप देखेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ऐसा बन गया था कि वो जस्टिफाई कर रहा था फिलॉसफी ऑफ वाइट मैन बर्डन। तो ना चाहते हुए भी भाई जो भारतीय हैं उनको ब्रिटिशर्स को एकदम से अपने ऊपर सहन करना पड़ रहा था, जिस वजह से जो रूलर्स हैं और रूल्ड जिनके ऊपर राज किया जा रहा है और जो राज कर रहे हैं उनके बीच में एक बहुत बड़ी खाड़ी जो गल्फ है वो बन जाती है। और इसकी वजह से बहुत पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज होती हैं, डिमॉन्स्ट्रेशंस होती हैं, एक्ट ऑफ वायलेंसेस होते हैं इन द कमिंग पीरियड, और आने वाले टाइम पे ये सब कुछ वहाँ पे होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवॉल्ट,
For the British, the revolt of 1857 proved useful in that it showed up the glaring shortcomings. दिखाई थी कि किस तरह से जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इस तरह की ग्लेयरिंग शॉर्टकमिंग्स हैं, बहुत तीखी देखने वाली जो है दिख रही है, साफ दिख रही हैं, वो हम कमियां हैं कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में और उसकी आर्मी में, एंड विच दे रेक्टिफाइड प्रॉम्प्टली, और जिसको वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं. एंड दीज डिफेक्ट्स वुड नेवर हैव बीन रिवील्ड टू द वर्ल्ड इफ द रिवॉल्ट हैड नॉट हैपेंड. तो अगर कहते हैं ये डिफेक्ट्स कभी भी ना आते, अगर ये विद्रोह ना होता, इन विद्रोहों से कंपनी की जो पुअर एडमिनिस्ट्रेशन है और कंपनी का जो एक आर्मी स्ट्रक्चर था जो पुअर, वो देखने को मिला था पूरे दुनिया को. तो इंडियंस, फॉर द इंडियंस के लिए जो 1857 का जो विद्रोह है उसका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था उनके ऊपर, जो ऑन द कोर्स ऑफ फ्रीडम, जो वो आज़ादी प्राप्त करना चाहते थे, उस पर इसका एक बहुत बड़ा असर है. इट ब्रॉट आउट ओपन ग्रीवेंस, ओपन रोष. अगर सेम आसान भाषा में सारे व्यूज़ को ध्यान में रखते अगर हम पढ़ें तो लोगों को गुस्सा था और सिपाहियों को गुस्सा था, उन्होंने वो विद्रोह दिखाया और जो कि बहुत जेन्युइन था. हाउएवर इट वाज आल्सो ऑब्वियस दैट द प्रिमिटिव आर्म्स विच द इंडियन पोजेस्ड वर नो मैच. और ये क्लियर कट था कि इस विद्रोह में जो इंडियंस थे उनकी पोजीशन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बहुत ख़राब थी, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छे वेपन्स बिल्कुल भी नहीं थे ब्रिटिशर्स के जैसे. फर्दर मोर द सेंसलेस एट्रोसिटीज कमिटेड बाय बोथ साइड्स शॉक्ड द इंडियन इंटेलेक्चुअल हु वर इंक्रीजिंगली convinced that the violence was to be eschewed in any struggle for independence. तो जिस हिसाब से अत्याचार हुए थे दोनों तरफ में, उस और ऐसा नहीं है, देखिए अगर हमने ये विद्रोह पढ़ा तो विद्रोह में दोनों तरफ से अत्याचार हुए थे. अंग्रेज़ों के ऑफिसर्स को भी मार दिया गया था और दूसरी तरफ इंडियंस पे भी बहुत भारी अत्याचार हुए थे. तो जिसने कि जो इंडियन इंटेलेक्चुअल थे, भारतीय जो बहुत शिक्षित जो एक वर्ग था, उसको बहुत ज़्यादा हिला के रख दिया था उसने. और जिनको लगा था, जो कि इंक्रीजिंगली कन्विंस थे कि जो वायलेंस है उसको वॉज टू बी एस्क्यूड इन एनी स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, किसी भी स्ट्रगल में नहीं होना चाहिए ये. एंड द एजुकेटेड मिडिल क्लास विच वॉज अ ग्रोइंग सेक्शन, जो कि ग्रो कर रहा था, उन्होंने बिलीव नहीं किया था इन वायलेंस एंड प्रेफर्ड एन ऑर्डरली अप्रोच. उनको लगता था कि एक ऑर्डरली अप्रोच होना चाहिए. तो मिडिल क्लास, अगर हम बहुत बार इस चीज़ का करें कि क्यों इंडिया में हमें एक रेवोल्यूशनरी जो ग्रुप है देखने को मिलता है ना, जिसको हम गरम दल बोल देते हैं, और किसी को हम बोल देते हैं पीसफुल वे से कोई लोग अप्रोच कर रहे हैं. तो ये इसका आंसर इस तरफ में है कि जो मिडिल क्लास एजुकेटेड थी वो कन्विंस्ड ही नहीं थे कि इतने अत्याचार नहीं होने चाहिए दोनों तरफ, और वो एक अप्रोच ऐसी चाहते थे कि ऑर्डरली अप्रोच चाहते थे. बट द रिवॉल्ट था 1857 का डिड एस्टैब्लिश लोकल ट्रेडिशंस ऑफ रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश रूल. तो एक ट्रेडिशन, प्रथा स्थापित कर दी थी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की, विच वर टू बी ऑफ हेल्प इन द कोर्स ऑफ नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, जो कि बहुत यूजफुल थी ये प्रथा आगे जो रिवॉल्ट होता है. तो ये पूरा समरी आप अच्छे से समझ लेंगे. आई थिंक विद दीज 2 lectures दिस 1857 रिवॉल्ट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच.